हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस और उनके प्राइमरी इंटरेक्शंस। हमें पता है कि एंटीजन का वह पार्ट जो कि एंटीबॉडी जुड़ता है उसे हम एपिटॉप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। एंड एपिटॉप एंटीबॉडी के जिस पार्ट से जुड़ता है उसे हम पैराटॉप कहते हैं या हाइपर वेरिएबल रीजन कहते हैं। तो एपिटॉप पैराटॉप जो होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल ग्रुप्स पाए जाते हैं जिनके मध्य नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, जिन्हें हम प्राइमरी इंटरेक्शंस कहते हैं। ये प्राइमरी इंटरेक्शंस या बॉन्डिंग जो होती है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स बॉन्ड। सेपरेटली ये बॉन्ड जो होते हैं ये वीक टाइप के होते हैं, नॉन कोवेलेंट टाइप के होते हैं। लेकिन जब एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के बहुत करीब होता है, पैराटॉप और एपिटॉप जो होता है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, तो ये बहुत सारे वीक इंटरेक्शन से नॉन कोवेलेंट बॉन्ड मिलके एक जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें कि सफिशिएंट स्ट्रेंथ पाई जाती है या सामर्थ्यता पाई जाती है। अब इन प्राइमरी इंटरेक्शन की वजह से, प्राइमरी बॉन्डिंग की वजह से क्या बना है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। फर्दर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से सेकेंडरी रिएक्शंस होती हैं, जिस पर बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल या सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं। ये सेकेंडरी इंटरेक्शंस जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण। सेकंड है एग्लूटिनेशन या समूहन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या कॉम्प्लीमेंट स्थिरीकरण, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण, ऑप्सोनाइजेशन या फैगोसिटाइजेशन। तो फर्स्ट है आज हमारा प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण। प्रेसिपिटेशन किस पे बेस्ड है, एक सॉल्यूबल एंटीजन एंड सॉल्यूबल एंटीबॉडी के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं उसके बीच में परस्पर इन जो कॉम्प्लेक्स जो हैं इनके बीच में भी क्रॉस लिंकिंग वजह से लैटिस बन जाता है, और लैटिस बनने की वजह से ये सॉल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना लेते हैं या एक एग्रीगेट हो जाते हैं, ये समूह बना लेते हैं, और प्रेसिपिटेशन, इनमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है, अवक्षेपण बन जाता है। तो क्या है, जब दो सॉल्यूबल जो होते हैं रिएक्टेंट एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के पास आते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और साथ में ये एक क्रॉस लिंकिंग करते हैं, लैटिस फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म या अवक्षेपण फॉर्म में आ जाते हैं। ये अवक्षेपण या क्रॉस लिंकिंग तभी होती है, अवक्षेपण तभी बनता है जबकि एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं ऑप्टिमल प्रपोर्शन में होते हैं, एक निश्चित सांद्रता में पाए जाते हैं। जब तक ये एक निश्चित सांद्रता में नहीं पाए जाएंगे तब तक ये सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन नहीं होता है या विजिबल प्रेसिपिटेशन नहीं बनता है। कहने का मतलब ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी अगर एंटीबॉडी वो ज़्यादा है तब भी एंटीजन जो है वो हर एंटीबॉडी से अलग अलग जुड़ जाएगा और उनमें क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी, या एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है तब भी वो अलग अलग एंटीजन से जुड़ जाएगी और उनमें आपस में जो है क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, उस कंडीशन में एक एंटीबॉडी से एक एंटीजन जुड़ता है, वही एंटीजन दूसरी एंटीबॉडी से भी जुड़ जाता है, जिससे कि एंटीबॉडीज़ के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनका एक ये समूह बन जाता है जो कि अवक्षेपित हो जाता है। अगर एंटीबॉडी एक्सिस में है तो उसको हम कहते हैं प्रोजोन फिनोमिना, जिसमें कि यह अवक्षेपण नहीं बनता है। लेकिन अगर एंटीजन ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टजोन फिनोमिना, जिसमें भी अवक्षेपण नहीं बनता है। प्रोजोन फिनोमिना में क्या हो रहा है कि एंटीबॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जितने भी जो सब कम एंटीजन जो होते हैं वो अलग अलग एंटीबॉडी जाके जुड़ जाते हैं, और अलग अलग कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो आपस में नहीं जुड़ पाते हैं। इसी प्रकार से पोस्टजोन फिनोमिना में क्या होता है कि छोटे छोटे एग्रीगेट्स बनते हैं, एंटीजन्स बहुत सारे हैं, एंटीबॉडी कम है, हर एंटीबॉडी के ऊपर दो एंटीजन जुड़ गया है, अलग अलग बहुत सारे एंटीजन जो अलग अलग जुड़ सकते हैं। अगर एंटीजन थोड़े कम होते तो एक एंटीजन जो कि एक एंटीबॉडी जुड़ा हुआ वो दूसरे से भी जुड़ सकता था। तो छोटे छोटे बड़ा एग्रीगेट ना बनने, बड़ा समूह ना बनने की वजह से छोटे छोटे समूह बनते हैं जो कि विजिबल नहीं हो पाते हैं और उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं।
जैसा कि हम इस प्रेसिपिटेशन कर्व में देख सकते हैं। इसके अंदर जब हम किसी भी एक नोन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी लेते हैं तो उसके अंदर हम एंटीजन जो होता है वो ऐड करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसके कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ाते जाते हैं। और उसकी फिर जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या प्रेसिपिटेशन जो बनता है उसका हम एक कर्व जो होता है वो प्लॉट कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो होती है जिसमें कि एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है और एंटीजन कम है, इस कंडीशन में अलग अलग एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी जुड़ गए हैं और इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती, तो इस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन नहीं होता है या अवक्षेपण नहीं बनता है। सेकंड जोन जो होता है इसको हम पहले वाले को हम बोलते हैं जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस या प्रोजोन इफेक्ट। सेकंड जो होता है वो है जोन ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब इसमें लगभग एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के लगभग समान मात्रा में होती हैं और एक एंटीजन जो होता है वो दो एंटीबॉडी को शेयर करता है। इसकी वजह से इनमें एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें आपस में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, एक लैटिस या जालक बन जाता है। इस जालक की वजह से एक बड़ा समूह बन जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस का और वो अवक्षेपित हो जाता है या प्रेसिपिटेशन हो जाता है जो कि विजिबल फॉर्म में होता है जिसे देखा जा सकता है। अब जब इसी के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीजेंस मिला दी जाती हैं तो सेकंड जोन होता है जिसको कि हम बोलते हैं पोस्ट जोन इफेक्ट, जिसके अंदर एंटीजेंस बहुत सारे हैं, वो अलग अलग एंटीबॉडी से जुड़ जाते हैं और क्रॉस लिंकिंग जो होती है वो कम हो जाती है। होती भी है तो बहुत छोटे छोटे समूह बनते हैं जिसमें कि प्रेसिपिटेशन जो होता है वो विजिबल नहीं होता है। तो इसलिए प्रेसिपिटेशन के लिए ज़रूरी है कि एंटीजन एंटीबॉडी का एक ऑप्टिमम प्रपोर्शन या एक निश्चित कंसंट्रेशन या सांद्रता में होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन मेथड के ऊपर बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो बेस्ड होते हैं। इसको लेबोरेटरी के अंदर क्लिनिकली बहुत सारे डिजीज़ जो होते हैं उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी की पहचान करके उनका डायग्नोस किया जाता है। अब जो प्रेसिपिटेशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी किया जा सकता है, जैसे कि सेलुलोज एसीटेट लिक्विड फॉर्म में किसी सॉल्वेंट में किया जा सकता है, या इसको सेमी सॉलिड मीडिया या सॉलिड मीडिया जैसे कि एगारोस या अगार के ऊपर किया जा सकता है। इसी के ऊपर बेस्ड होती है जेल डिफ्यूज़न प्रेसिपिटेशन। जेल डिफ्यूजन प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या होता है कि अगार जेल होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो होती है वो इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है। अब उसके अगेंस्ट एंटीजन जो होता है वो उसके अंदर मिलाया जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं और जिस लाइन के ऊपर वो आपस में जुड़ते हैं, क्रॉस लिंकिंग होती है, वहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन की लाइन बन जाती है, ये प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसके बेस के ऊपर प्रेसिपिटेशन के बनने के बेस पे हम एंटीजन एंटीबॉडी की पहचान कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं जैसे कि सिंगल डिफ्यूज़न या डबल डिफ्यूज़न। सिंगल डिफ्यूज़न में क्या होता है कि अगार मीडियम होता है जिसके अंदर एंटीबॉडी जो होती है वो एक रूप से फैली हुई होती है, होमोजीनियसली स्प्रेड रहती है, समान रूप से फैली हुई होती हैं। इसके अंदर जब हम एंटीजन डालते हैं तो वह एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब ये भी दो तरीके से हो सकती है, एक तो ट्यूब्स में, जैसे कि हम सिंगल सेल डिफ्यूजन जो कि ऑर्डिन द्वारा दिया गया, ऑर्डिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको टेस्ट ट्यूब में किया। तो टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर अगार ले लिया, अगार के अंदर एंटीबॉडीज़ डाली गई हैं। जब इसके ऊपर से हम एंटीजन डालते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन की लाइन बन जाती है। सेकेंड होता है कि इसको हम पैटी डिश के ऊपर भी कर सकते हैं, रेडियल फॉर्म में, गोले फॉर्म में मिलता है, सिंगल रेडिएशन इम्यूनो डिफ्यूजन, जैसे कि मैंसिनी द्वारा दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा। इसके अंदर क्या रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन जो है उसमें क्या है कि एक पैटी डिश होती है, पैटी डिश के अंदर जो होता है अगार होता है, अगार के बीच में एक वेल होता है, एक गड्ढा होता है। इस अगार में एंटीबॉडीज़, नॉन एंटीबॉडी जो होते हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है। अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो होती हैं या उसके अगेंस्ट या कोई भी अननोन एंटीबॉडी जो होती हैं उसको हम वेल के अंदर डाल देते हैं, इस गड्ढे में या गर्त में डाल देते हैं। अब ये एंटीबॉडी जो होती है वो अगार के अंदर डिफ्यूज़ होती है। जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी मिलती हैं वहाँ पे एक रिंग बन जाती है प्रेसिपिटेशन की। अगर ये एंटीजन इन्हीं एंटीबॉडी के खिलाफ है, इनके अगेंस्ट है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिंग बन जाती है, अगर नहीं है तो प्रेसिपिटेशन रिंग नहीं बनती है। तो इस प्रकार इस रिंग की प्रेजेंस पे के आधार पर प्रेसिपिटेशन रिंग के आधार पे हम एंटीजन या एंटीबॉडी के प्रेजेंस को डायग्नोस कर सकते हैं।
जैसे कि मान लो ये इसमें बहुत सारे वेल्स बने हुए हैं और हमने एंटीबॉडी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दी है। अब हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स हैं, उन सैंपल में हमको देखना है कि एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीजेंस किसके अंदर है। तो हमने अलग अलग वेल्स के अंदर अलग अलग सैंपल्स डाल दिए। जिसके अंदर प्रेसिपिटेट रिंग बनती है उसके अंदर, उस सैंपल के अंदर उस एंटीबॉडी के खिलाफ या उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो उसके एंटीजेंस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एक साइंटिस्ट उक्टरलोनी, उन्होंने दिया था डबल डिफ्यूज़न जो मेथड। इसके अंदर क्या कहते हैं, ये भी रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न होता है। इसके अंदर हम एक से ज़्यादा एंटीजन के सैंपल्स देते हैं और एंटीबॉडी जो होता है वो सेंटर में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और अलग अलग वेल्स जो होते हैं उसके अंदर हम एंटीजन के सैंपल्स डाल देते हैं। अब ये एंटीबॉडी और एंटीजन सैंपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस एंटीजन जो के ऊपर एपिटॉप्स पाए जाते हैं, जो एपिटॉप जो होता है उस एंटीबॉडी से इंटरेक्ट कर सकता है, उसके चारों तरफ उसके बीच में जो होता है वो प्रेसिपिटेटिंग रिंग या जो होती है लाइन जो होती है वो बन जाती है। जैसे कि इसके अंदर, इसमें जो होता है ये दो सैंपल्स हैं एंटीबॉडी के, एंटीजन के, और ये एंटीबॉडी है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आइडेंटिफाई नहीं है, मतलब कि जो एंटीजेंस जो होते हैं उन पे जो एपिटॉप जो होते हैं वो एक दूसरे के समान नहीं है और इसके अंदर हम एंटीबॉडी डाल रहे हैं, तो वो इस प्रकार की क्रॉस लाइंस बनती हैं। अगर दोनों एंटीजेंस जो होते हैं उनके एपिटॉप में पार्शियल आइडेंटिटी पाई जाती है, कुछ आइडेंटिटी पाई जाती है जो कि वो एंटीबॉडी से इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एंटीबॉडी के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना सकती है। तो इस प्रकार की लाइंस जो होती हैं वो बनती हैं। अगर मान लो दोनों ही बिल्कुल आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के, जो एंटीजेंस हैं वो एक दूसरे के समान है, जो दो सैंपल डालने हैं उसमें पाए जाने वाले एंटीजेंस एक दूसरे के समान है, तो वो उस एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करके इस प्रकार की प्रेसिपिटेट रिंग बनाते हैं। तो इस प्रकार हम ये उक्टरलोनी डबल डिफ्यूज़न जो होता है उससे हम दो डिफरेंट सैंपल्स पे पाए जाने वाले एंटीजेंस में सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी, कि वो एक ही ऑरिजिन से डिफरेंट ऑरिजिन से हैं, उसका हम पता लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट मेथड होता है इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूज़न मेथड, जिसके अंदर ये क्या होता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो डिफ्यूज़न जो होता है उस मेथड का फ्यूज़न है, इन दोनों को मिला दिया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले कोई भी एक सैंपल जो होता है, एंटीजेंस का जो सैंपल होता है, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे कि मतलब ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा, फिर अल्फा 1, अल्फा बीटा 1, बीटा 2, जो डिफरेंट टाइप के जो ग्लोबुलिन होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा सेपरेट कर लेते हैं अगार मीडियम में। इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी टेक्निक है, वो यह टेक्निक है जो कि मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के बेस पे इलेक्ट्रिसिटी करंट के अंडर में उनको सेपरेट कर देती है। जब इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है वो प्रवाहित किया जाता है तो उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो तेज़ी से गति करते हैं और जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो धीरे गति करते हैं। तो वो अपने साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पीड से गति करके अगार के ऊपर अलग अलग वो सेपरेट हो जाते हैं। अब इस अगार को कट करके हम एंटीबॉडी सैंपल्स जो होते हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अगर हमने एक ही एंटीबॉडी सैंपल किया है तो उन एंटीबॉडीज़ जो एंटीजेंस डाले हैं उनमें से जहाँ भी वो पोर्शन जो कि उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट है वहाँ वो प्रेसिपिटेट रिंग बन जाएगी। या कई बार क्या होता है कि जितने भी ग्लोबुलिन है तो नॉन ग्लोबुलिन हमको पता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का सैंपल हम डाल देते हैं। अब हर जो एंटीबॉडी होती है वो अपने खिलाफ एंटीजेंस के साथ कॉम्प्लेक्स बना के लैटिस फॉर्मेशन करके प्रेसिपिटेट रिंग बनाती है। जो अब ग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन को इस प्रेसिपिटेटिंग रिंग या उसके अमाउंट या उस लाइन के हिसाब से हम कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं कि जो सैंपल है, ब्लड सैंपल है, उसके अंदर अल्फ़ा ग्लोबुलिन जो है वो किस कंसंट्रेशन में है, बीटा 1 किस कंसंट्रेशन में है, या बीटा 2 जो है वो किस कंसंट्रेशन में है। तो किसी भी पेशेंट का ग्लोबुलिन कंटेंट जो होता है उसका ग्राफ तैयार कर लिया जाता है और ये पता लग लिया जाता है कि इनका ये नॉर्मल कंडीशन में है या एबनॉर्मल कंडीशन में। अगर नॉर्मल है तो इट मीन्स वो डिजीज़ नहीं है, जो सैंपल हमने पेशेंट का लिया है वो डिजीज़ नहीं है। अगर ग्लोबुलिन के अंदर
उसकी कंसंट्रेशन किसी भी तरह का ग्लोबुलिन जो है उसकी कंसंट्रेशन में एबनॉर्मलिटी आए तो इट मीन्स रिलेटेड कोई डिसीज़ है जिसको हम इसके बेस पर डायग्नोस कर सकते हैं। ये भी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो 2 डायरेक्शन में किया जा सकता है। 1 डायमेंशनल डबल इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूज़न जिसे कि काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, या 1 डायमेंशनल सिंगल इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूज़न जिसे कि रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस कह सकते हैं। डबल डायरेक्शन में है तो वो काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, और अगर सिंगल डायरेक्शन में है तो उसको हम रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन बनता है ये रॉकेट फॉर्म में बनता है, और रॉकेट उसकी जो रॉकेट की जो कंसंट्रेशन जो होती है उसकी जो विद या उसकी जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग हम एंटीजन या एंटीबॉडी जो है उस कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोइम्यूनिक डिफ्यूज़न जो है उसका मेथड दिखा रखा है कि जो एक पहले एक सैंपल ले लिया जाता है, उस सैंपल के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उसमें जितने भी एंटीजन्स होते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है। बेसिकली सीरम लिया गया एंटीसीएम, और इसमें ग्लोबुलिन जो है डिफरेंट टाइप के अल्फा बीटा 1 बीटा 2 और डिफरेंट जो और ग्लोबुलिन जो होते हैं उनकी कंसनट्रेशन वो उनके जो वो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, और एंटीबॉडीज़ जो होते हैं डिफरेंट एंटीबॉडीज़ अपने एंटीजन के अगेंस्ट कॉम्प्लेक्स बना के प्रेसिपिटेशन बना लेती हैं। अब किस ग्लोबुलिन का कितना प्रेसिपिटेशन लाइन बन रही है, कितना वो उसकी थिकनेस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको मेज़र कर लेते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि जो सैंपल है उसके अंदर ये जो ग्लोबुलिन्स डिफरेंट ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो नॉर्मल कंसंट्रेशन में है या एबनॉर्मल कंसंट्रेशन में है। अब इनके एप्लीकेशन प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि इनके ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे कि जो सिफिलिस का जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए जो VDIL टेस्ट किया जाता है वो इसी प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण विधि जो होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि टॉक्सिक या टॉक्सिन जो होते हैं उनको सिक्रेट करते हैं, उनके अगेंस्ट जो एंटीटॉक्सिन्स या एंटीबॉडीज़ बनती है उनको उनके मेजरमेंट के लिए प्रेसिपिटेशन जो मेथड होता है वो काम में आता है। इसके स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप के जो लेसिफाइड बैक्टीरियाज होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रेसिपिटेशन मेथड काम में आता है। दूसरे बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रेसिस जो होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए एस्कॉलीज थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो होता है उसको काम में लिया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिसमें कि एंटीजन या जो एंटीजन्स होते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं डिफरेंट टॉक्सिन्स जो होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन या उनके मेजरमेंट के लिए प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो होते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपने सेकेंडरी रिएक्शंस है एंटीजन एंटीबॉडी में। सेकेंडरी रिएक्शंस जो हैं वो नेक्स्ट है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, समूहन क्रिया। इसके अंदर क्या होता है जब कोई भी जो डाइमेरिक या पेंटामेरिक एंटीबॉडीज़ जो होती हैं जब वो एक ऐसे एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं जो कि किसी सेलुलर सरफेस के ऊपर पाया जाता है, जैसे कि RBC के ऊपर पाया गया या किसी बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाता है या किसी टिश्यू किसी सेल के ऊपर पाया जाता है, तो इनकी पेंटामेरिक या डाइमेरिक जो एक्टिविटी होती है उसमें जो वैलेंसी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो उस एंटीजन की वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, उनकी आपस में वो जुड़ जाती हैं और उन सेल्स का या RBCs का या बैक्टीरिया का एक समूह बन जाता है जिसको हम बोलते हैं, उनकी क्लम्पिंग हो जाती है जिसको हम कहते हैं समूहन या क्लम्पिंग। और एग्लूटिनेशन जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी के इस समूहन का विजिबल एक्सप्रेशन होता है, मतलब जो कि दिखाई देता है। क्या होता है जैसे कि मान लो कोई भी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे एंटीजन उसके सरफेस के ऊपर एंटीजन्स पाए जाते हैं। अब ये पेंटामेरिक या डाइमेरिक जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनकी वैलेंसी 4 या 10 होती है। तो एक ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो IgM के एक मोनोमेरिक जो यूनिट होते हैं उससे जुड़े हैं
उसकी आईजीएम की दूसरी मोनोमेरिक जो यूनिट होती है वो दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ जाती है। इस प्रकार से उस बैक्टीरिया का दूसरा एंटीजन जो होता है वो दूसरी आईजीएम से जुड़ जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनके ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन और इस प्रकार की जो पॉलीवैलेंसी वाले जो ये आईजीए और आईजीएम जो होते हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और बहुत सारे बैक्टीरिया या आरबीसी या सेल्स जो होती हैं वो आपस में जो समूहित हो जाती है, समूह बना लेती है। इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इसके ऊपर भी बहुत सारे, इस सेक्शन के ऊपर बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल जो हैं या सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो बेस्ड होते हैं, जैसे कि लेटेक्स एग्लूटिनेशन, फ्लोक्यूलेशन टेस्ट, डायरेक्ट बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन या हीम एग्लूटिनेशन। ये एग्लूटिनेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके ऊपर बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट बेस्ड है, जिनकी सहायता से हम बहुत सारे एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो होते हैं उनकी पहचान कर सकते हैं और उसकी सहायता से हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। किसी पेशेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हुई है या नहीं हुई है, या उसके अंदर एंटीजन का इन्फेक्शन है या नहीं है। लेटेक्स एग्लूटिनेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स, लेटेक्स बीड्स होते हैं जिनके चारों तरफ जो होते हैं वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मोनोमेरिक एंटीबॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है, मल्टीमेरिक एंटीबॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये बीड्स से जब एंटीजन जो किसी भी जैसे बैक्टीरिया या आरबी से किसी के ऊपर भी जब एंटीजन से किसी टिश्यू के ऊपर एंटीजन से उनके साथ भी जब इंटरेक्ट करती हैं तो क्रॉस लिंकिंग होगी और बहुत सारे जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ समूहित होंगी और एग्लूटिनेशन को वो शो करती हैं, उनमें बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। और इस प्रकार से हम किसी भी पेशेंट के सीरम में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ या एंटीजन का पता लगा सकते हैं। फ्लोक्यूलेशन टेस्ट जो होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो सॉल्युबल एंटीजन्स होते हैं उनके अंदर मल्टीमेरिक जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे कि विजिबल एग्लूटिनेशन होता है और इस एग्लूटिनेशन या समूहन की वजह से हम किसी भी एंटीजन की पहचान कर सकते हैं। डायरेक्ट बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन में भी सेम वही है कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी सरफेस, बैक्टीरिया जो होता है वो एज ए पैथोजन या एज ए एंटीजन काम करता है। उसके सरफेस पे पाए जाने वाले जो केमिकल ग्रुप्स होते हैं वो एज ए एपिटॉप काम करते हैं। वो एज ए होल पैथोजन जो है वो एंटीजन की तरह काम कर रहा है। पूरा का पूरा जो पैथोजन है वो एक एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है। अब पूरा बैक्टीरिया जो है जब वो किसी डाइमेरिक या मल्टीमेरिक जैसे कि आईजीजी, आईजीए या आईजीएम के साथ जब वो इंटरेक्ट होता है तो डिफरेंट बैक्टीरिया पर पाए जाने वाले एंटीजन के बीच में इन एंटीबॉडी के साथ क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और विजिबल क्लम्प्स बन जाते हैं। और कहाँ से हम बैक्टीरिया की डायग्नोस किया जा सकता है कि किसी भी सैंपल के अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। हीम एग्लूटिनेशन के अंदर आरबीसीज काम में ली जाती हैं, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर जो एंटीजन्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो काम में ली जाती हैं। या तो जो बैक्टीरियल जितने भी जो एंटीजन्स होते हैं उनको आरबीसी की सरफेस के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और उनके बनने वाली अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होती है वो सीरम के पेशेंट्स में है या नहीं है उसकी पहचान के लिए हम उसके पेशेंट्स के सीरम के अंदर इन आरबीसी जिनके ऊपर वो एंटीजन्स पाए जा रहे हैं उनको हम कहते हैं इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अगर एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर इंट्रैक्शन होता है, अगर सीरम के अंदर पेशेंट के सीरम के अंदर उन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो हीम जो आरबीसीज होते हैं उनके बीच में एग्लूटिनेशन हो जाएगा, उनका समूहन हो जाएगा। इस समूहन की वजह से हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट्स के अंदर जो एंटीजन्स हमने एरिथ्रोसाइट्स की सरफेस के ऊपर लगाई हैं उनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज उस सीरम में पाई जाती है। तो इस प्रकार हम इस स्टडी या इस मेथड के बेस पे हम बहुत सारे एंटीबॉडीज़ या पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन की या उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है उसकी हम पहचान कर सकते हैं। अब इस एग्लूटिनेशन के ऊपर बहुत सारे बेस्ड होते हैं, बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो बेस्ड हैं। अब जैसे इसमें हम बात करते हैं हीम एग्लूटिनेशन की कि आरबीसी जो होती हैं उसमें बहुत सारे कई वायरस होते हैं जो कि मम्स,
मीजल्स, इन्फ्लुएंजा जो होते हैं वो कॉज करते हैं, वो वायरस जो होते हैं वो आरबीसी के चारों तरफ जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। और इन एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, अगर वो मल्टीमेरिक हैं तो वो एक दूसरे साथ क्रॉस लिंकिंग करती हैं और इन जो आरबीसीज जो होती हैं उनका वो सम्मोहन कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब हीमोलाइटिक एनीमिया वो कॉज करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनकी पहचान के लिए हम लेबोरेटरी लेवल पे भी एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उनको हम काम में लेते हैं, और इन मम्स, मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा जो होते हैं, इनके जो वायरस होते हैं उनकी सरफेस पे हम उसको आर्टिफिशियल अटैच करके और पेशेंट का जो सीरम होता है उसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मम्स, मीजल्स या इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन उसमें हो चुका है या उसके अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडी पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। तो इस प्रकार हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि एग्लूटिनेशन के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि टाइफॉइड जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा फैलाया जाता है, उसके डिटेक्शन के लिए एक वाइरल टेस्ट किया जाता है। ये वाइरल टेस्ट जो होता है वो एग्लूटिनेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। इसी प्रकार से डिफरेंट अपने जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, उनका जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है उसमें भी जो बेस होता है वो एग्लूटिनेशन होता है, क्योंकि आरबीसीज जो होती हैं अपनी ह्यूमंस में, जो आरबीसीज होती हैं उनके ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं, और ये एंटीजन ए और एंटीजन बी के खिलाफ अगर उस ब्लड के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ को डाल दिया जाए तो ये एंटीबॉडी इन एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करेंगी और विभिन्न आरबीसीज जो हैं उनके बीच में क्लम्पिंग या समूहन होगा, जिसकी वजह से हम एंटीजन की पहचान कर सकते हैं कि ब्लड में हमारा एंटीजन ए है या बी है या दोनों ही हैं या कोई भी नहीं है। तो अगर मान लो एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी है, अगर दोनों ही है ए बी तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर दोनों ही नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है। तो इस प्रकार इस एग्लूटिनेशन समूहन की प्रक्रिया द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या है। इसी प्रकार जो प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं, जो किट आती है, उसके अंदर भी ह्यूमन कोरियोगोनोग्राफिक हार्मोन जो होता है जो कि यूरिन में सीक्रेट किया जाता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ उस किट के अंदर पाई जाती हैं, और जब उसके अंदर यूरिन को सैंपल डाला जाता है तो उस एंटीबॉडी और उस हार्मोन के बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है, जिससे विजिबल एग्लूटिनेशन होता है। अगर वो एग्लूटिनेशन होता है तो उसकी प्रेजेंस से पता लगाया जा सकता है पर्टिकुलर लेडी या वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। विभिन्न प्रकार के वायरस जैसे कि मिक्सो वायरस जो कि इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं, मम्स कॉज करते हैं, वो भी आरबीसीज का एग्लूटिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो आरबीसीज के ऊपर, एंटीजेंस के ऊपर अटैच हो जाते हैं। इन हीम एग्लूटिनेशन को इनहिबिट करके हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट्स के सीरम में ये है या नहीं है। तो इसका हम जो एग्लूटिनेशन जो है इसको इनहिबिट करके, इसको रोक कर या इसको बढ़ा के हम इनकी पहचान कर सकते हैं। एक होता है कूम टेस्ट या एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, जो होता है ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड जो होता है उसमें एक जो ग्लोबुलिन टेस्ट होता है वो एबनॉर्मल प्रकार के जो ग्लोबुलिन होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए एक एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट किया जाता है जिसे कूम टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट कूम टेस्ट और या डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। सेकंड है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट या इनडायरेक्ट ग्लोबुलिन टेस्ट। डायरेक्ट ग्लोबुलिन टेस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और उसके चारों तरफ जो होता है, जो कि कुछ इस प्रकार के उसमें उसके एंटीजेंस पाए जाते हैं, उसके चारों उसके अगेंस्ट पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इनका जो आरबीसीज होती हैं उनकी क्लम्पिंग एग्लूटिनेशन करती है, जिसकी वजह से उसमें हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज होता है। और ये एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी की सरफेस पे पाए जाते हैं। तो हम पेशेंट्स की जो ये आरबीसी ले लेते हैं उसको वॉश कर देते हैं, जिससे कि उसकी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो ये वॉश्ड आरबीसीज होती हैं इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ के ऊपर जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज होती है एक्चुअली वो अलग हो जाती हैं, और जो अटैच्ड होती हैं वो रह जाती हैं। अब इस एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो कि लेबोरेटरी में तैयार की जाती हैं उसको हम बोलते हैं एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ या कूम रिएजेंट। जब इन
कूम्ब एजेंट को इस सैंपल के अंदर डाला जाता है तो आरबीसीज जो होती हैं वो आपस में इनकी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और उसमें एग्लूटिनेशन कॉज होता है। अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है तो इसके अंदर पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब ये जो कूम्ब जो आना कहते हैं, जो हम जिसके भी खिलाफ वो कर रहे हैं, जो डायग्नोस कर रहे हैं, मतलब कि वो उसके अंदर डिजीज़ पाई जाती है। इसी को हम इंडायरेक्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। इंडायरेक्ट में क्या होता है कि हम सीजम जो होता है, जो पेशेंट जो होता है उसका सीजम ले लेते हैं। उस सीजम को फिर जब हम जो आरबीसीज होती हैं उस आरबीसीज के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीजेंस पहले से ही उसके ऊपर पाए जाते हैं, मतलब किसी भी एक ब्लड सैंपल ले लेते हैं उसके अंदर वो एंटीजेंस पाए जाते हैं। जब हम इसके अंदर इस सीरम को डालते हैं तो उस एंटीजन के ऊपर ये एंटीबॉडी जो होती हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं या उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। अब हम जब इसमें कूम्ब एंटीबॉडीज़ या इन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है, जब उसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वापस से ह्यूमन ये जितने भी एथोसाइट्स होती हैं उनके बीच में क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन हो जाता है, क्रॉस लिंकिंग होती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट जो होता है वो दो प्रकार से किया जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसकी वजह से हम ग्लोबुलिन जो है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ग्लोबुलिन जो है उसके अगेंस्ट हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, जो कि एग्लूटिनेशन पे बेस्ड होता है। तो ये है प्राइमरी इंट्रैक्शन, वो सेकेंडरी इंट्रैक्शन जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अपन ने आज पढ़ा प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण एंड एग्लूटिनेशन। प्रेसिपिटेशन क्या था? सॉल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है जिससे लैटिस बनता है और अल्टीमेटली वो एग्रेट होके एक विजिबल अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन बनाते हैं। एंड एग्लूटिनेशन में क्या है कि एंटीजन जो होते हैं वो किसी बैक्टीरिया, आरबीसी या किसी बड़ी सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं, और जब वो किसी डायमेरिक या मल्टीमेरिक एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो सेल्स बैक्टीरिया या आरबीसी जो होती हैं उनमें ग्रुपिंग हो जाती है, समूहन हो जाता है, और जिसको अपन एग्लूटिनेशन कहते हैं। इन दोनों ही रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट बेस्ड होते हैं, जिनकी सहायता से हम बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन, उनके एंटीजेंस की प्रेजेंस और उनके खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं या उस डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगली जो आगे की जो रिएक्शंस हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस की जो रिएक्शंस हैं, हम अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।